नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एजुकेशनल ऑनलाइन जीके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। ध्यान से सवाल सुनिए, आंसर सोचिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी ये चर्चा एक दैनिक करंट अफेयर्स एमसीक्यू मास्टर क्लास है। मतलब आज हम कुछ बेहद दिलचस्प विषयों पर बात करेंगे। बिल्कुल। और इस सेशन का उद्देश्य सिर्फ सवालों के जवाब रटना नहीं है, हाँ बल्कि हर विषय की गहराई में जाना है। हाँ मतलब कोई तकनीक कैसे काम करती है या फिर दुनिया में क्या चल रहा है, इसका पूरा विश्लेषण हम करेंगे। सही कहा। तो मैं नियम बता दूं। मैं प्रश्न पढ़ूंगी और उसके चारों विकल्प स्पष्ट रूप से बताऊंगी। उसके बाद कुछ सेकंड का मौन होगा ताकि हर कोई अपना उत्तर सोच सके। और फिर सही उत्तर का खुलासा होगा और हम उसका सटीक विश्लेषण करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। जी बिल्कुल। प्रश्न संख्या 1। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 की अनुमानित थीम क्या है? विकल्प ए एआई फॉर फ्यूचर इंडिया, विकल्प बी रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, विकल्प सी इंडिजिनस टेक फॉर डिफेंस, विकल्प डी डिजिटल इंडिया एंड बियॉन्ड। पॉज 3-5 सेकेंड्स। सही उत्तर है विकल्प बी रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन मतलब नैतिक नवाचार। बिल्कुल। देखिए, जब भी 11 मई का दिन आता है तो 1998 का वो ऐतिहासिक पोखरण 2 परमाणु परीक्षण दिमाग में आता है। हाँ, जिसे ऑपरेशन शक्ति कहा गया था। एकदम सही। उस समय हमारा फोकस अपनी ताकत दिखाने और सुरक्षा पर था। लेकिन अब 2026 तक आते आते फोकस पूरी तरह से बदल चुका है। मतलब अब सिर्फ तकनीक बनाना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब चुनौती उस तकनीक को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की है। समावेशी विकास का मतलब ही यही है कि कोई भी नई तकनीक आए तो वो सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित न रहे। वो सब तक पहुंचे। हाँ, और बिना किसी नुकसान के। तो तकनीक और जिम्मेदारी का ये जो संतुलन है ना, ये रक्षा क्षेत्र में और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए इसी से जुड़े अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए। प्रश्न संख्या 2। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किए गए स्वदेशी तारा ग्लाइड वेपन की मारक क्षमता लगभग कितनी है? विकल्प ए 100 किलोमीटर, विकल्प बी 500 किलोमीटर, विकल्प सी 1000 किलोमीटर, विकल्प डी 6000 किलोमीटर। पॉज 3 से 5 सेकंड। सही उत्तर है विकल्प ए 100 किलोमीटर। सिर्फ 100 किलोमीटर? मतलब आज के जमाने में ये थोड़ा कम नहीं लगता? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन इसे स्टैंड ऑफ वेपन कहा जाता है। स्टैंड ऑफ वेपन? हाँ, इसे सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया जाता है। इसका असली काम होता है दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की पहुंच से बाहर रहकर हमला करना। ओहो, मतलब सुखोई को दुश्मन की सीमा के बहुत अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। वो 100 किलोमीटर दूर से ही एकदम सटीक सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। ये एक टैक्टिकल यानी सामरिक हथियार है। अच्छा, तो इसका काम किसी खास टारगेट को उड़ाना है? हाँ, जैसे कोई रडार हो गया या कोई बंकर। तो यहाँ पर मुझे वो बात याद आ रही है जो पीडीएफ स्रोत में दी गई थी। एक दिलचस्प तुलना। कौन सी तुलना? तुर्की की यिल्दिरिम हान मिसाइल वाली। हाँ बिल्कुल। एक तरफ भारत का ये टारा है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है, और दूसरी तरफ यिल्दिरिम हान है जो एक आईसीबीएम है 6000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली। हाँ, और वो हाइपरसोनिक है, मैक 25 की स्पीड से जाती है। बाप रे, मैक 25! तो दोनों के उद्देश्यों का अंतर तो एकदम साफ हो जाता है। बिल्कुल। यिल्दिरिम हान एक रणनीतिक मतलब स्ट्रैटेजिक हथियार है। ये एक बड़े हथौड़े की तरह है जो पूरे शहर को डरा सकता है। हाँ, जबकि अपना टारा एक स्नाइपर राइफल की तरह है, दूर से एकदम सटीक निशाना। स्नाइपर राइफल, क्या बढ़िया उदाहरण दिया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा से अब जैविक सुरक्षा और स्वास्थ्य की ओर विषय को मोड़ते हैं। जी। प्रश्न संख्या 3। हंता वायरस मुख्य रूप से इंसानों में कैसे फैलता है? विकल्प ए दूषित पानी पीने से, विकल्प बी मच्छरों के काटने से, विकल्प सी संक्रमित कृंतकों के मल मूत्र के कणों को सांस द्वारा अंदर लेने से, विकल्प डी मानव से मानव संपर्क से। सही उत्तर है विकल्प सी संक्रमित कृंतकों यानी चूहों के मलमूत्र के कणों को सांस द्वारा अंदर लेने से। 1 मिनट, सांस द्वारा अंदर लेने से मतलब क्या ये हवा में फैल जाता है? हाँ बिल्कुल। ये बहुत ही अजीब और खतरनाक तरीका है। जब संक्रमित चूहों का मलमूत्र सूख जाता है ना,
तो उसके छोटे छोटे कण हवा में मिल जाते हैं। इसे एरासोलाइजेशन कहते हैं। और जब कोई इंसान वहां सांस लेता है तो वो वायरस सीधे फेफड़ों में चला जाता है। ये तो बहुत डरावना है। बहुत ज्यादा। और इससे जो बीमारियां होती हैं वो भी बहुत गंभीर हैं, जैसे HPS। हाँ, जो फेफड़ों की बीमारी है। और इसके अलावा HFRS भी हो सकता है। उससे क्या होता है? उससे सीधे किडनी फेलियर हो सकता है। अरे बाप रे। तो मतलब स्वास्थ्य के मोर्चे पर ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। खैर, स्वास्थ्य की इस चर्चा से अब हम प्रशासनिक स्वास्थ्य और हमारी न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण की ओर बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत जरूरी विषय है। प्रश्न संख्या 4, भारत का पहला पूरी तरह से पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा बन गया है? विकल्प A केरल, विकल्प B सिक्किम, विकल्प C गुजरात, विकल्प D कर्नाटक। पॉज 3 to 5 सेकेंड्स। इसका सही उत्तर है विकल्प B सिक्किम। तो अब सिक्किम की न्यायपालिका पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। जी, गंगटोक में एक कॉन्क्लेव हुआ था जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने इसकी घोषणा की थी। अच्छा। लेकिन ये पेपरलेस होने का मतलब क्या सिर्फ कंप्यूटर पर काम करना है? नहीं, ये उससे कहीं आगे की बात है। इसमें ई-फाइलिंग तो है ही, लेकिन साथ में AI का भी बहुत बड़ा रोल है। AI का न्यायपालिका में? हाँ, जैसे सुपेस और सुवास। हाँ, सुपेस और सुवास। हाँ, ये दोनों AI टूल्स हैं। ये अदालती कार्रवाई को बहुत तेज और आसान बना देते हैं। अच्छा, तो ये मुख्य रूप से जजों और वकीलों के काम आते होंगे। बिल्कुल। तो इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, न्यायपालिका में AI की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक और पहल का जिक्र है। जी, पूछे। प्रश्न संख्या 5, सुप्रीम कोर्ट द्वारा वादियों की सहायता के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का क्या नाम है? विकल्प A सुसहाय, विकल्प B न्यायबॉट, विकल्प C ई कोर्स AI, विकल्प D विधि मित्र। पॉज 3-5 सेकेंड्स। इसका सही उत्तर है विकल्प A सुसहाय। तो ये जो सुसहाय है, हाँ। मुझे यहाँ एक बहुत ही तार्किक बिंदु जोड़ना है। हाँ, बताइए। सिक्किम वाला जो मॉडल था, हाँ। वो तो मुख्य रूप से अदालती कार्रवाई के लिए था, राइट? जजों के लिए। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो सुसहाय है, इसे खास तौर पर वादियों यानी आम नागरिकों के लिए बनाया गया है। एकदम सही पकड़ा। और इसे NIC ने विकसित किया है। हाँ, वन केस वन डेटा पहल के तहत। बिल्कुल। मतलब ये आम इंसान को कानूनी जानकारी देने और उनका काम आसान करने के लिए है। ये तो न्याय के लोकतंत्रीकरण का बहुत ही शानदार उदाहरण है। मतलब तकनीक अब आम आदमी के हाथ में है। बहुत बड़ी बात है ये। तो नागरिकों के अधिकारों की बात तो हो गई। अब इससे आगे बढ़कर हम वन्य जीवों के संरक्षण के अधिकार की ओर चलते हैं। चलिए। प्रश्न संख्या 6, कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य बनने जा रहा है? विकल्प A संयुक्त अरब अमीरात, विकल्प B ओमान, विकल्प C सऊदी अरब, विकल्प D कतर। पॉज 3-5 सेकेंड। सही उत्तर है विकल्प C सऊदी अरब। सऊदी अरब 26वां सदस्य बन गया है। हाँ, और यहाँ सबसे खास बात यह है कि इस अलायंस को लॉन्च भारत ने किया है। बिल्कुल। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दुनिया की 7 प्रमुख बिग कैट प्रजातियों का संरक्षण करना। 7 प्रमुख प्रजातियां मतलब बाघ, शेर? बाघ, शेर, तेंदुआ और बाकी प्रजातियां। तो भारत इसमें लीड ले रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। जी। चलिए, वन्य जीवों और पृथ्वी से नजरें उठाकर अब अंतरिक्ष अनुसंधान की ओर चलते हैं। आसमान की ओर। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 7, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए देश का पहला राज्य नेतृत्व वाला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? विकल्प A तिरुवनंतपुरम, विकल्प B श्रीहरिकोटा, विकल्प C हैदराबाद, विकल्प D बेंगलुरु। पॉज 3-5 सेकेंड्स। इसका सही उत्तर है विकल्प D बेंगलुरु। बेंगलुरु। यहाँ ध्यान देने वाली बात है राज्य नेतृत्व वाला, मतलब स्टेट लेड। हाँ, आमतौर पे स्पेस की बात होती है तो केंद्र सरकार का ही नाम आता है। बिल्कुल, लेकिन ये उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राज्य के नेतृत्व में है। जी, इसमें KITS और SIA इंडिया की साझेदारी है। KITS? हाँ, और इसका मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। मतलब अब स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स के लिए रास्ते खुल रहे हैं। एकदम सही। बहुत बढ़िया। अंतरिक्ष से अब वापस भारत के सामरिक और भौगोलिक नक्शे पर लौटते हैं। जी। प्रश्न संख्या 8, ग्रेट निकोबार द्वीप को अंडमान द्वीप समूह से
कौन सा जल डमरू मध्य मतलब चैनल अलग करता है? विकल्प ए डंकन पैसेज, विकल्प बी 9 डिग्री चैनल, विकल्प सी 10 डिग्री चैनल, विकल्प डी पाक जल डमरू मध्य। पॉज 3 to 5 सेकंड्स। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। बिल्कुल। और यहाँ ग्रेट निकोबार के बारे में कुछ और रोचक तथ्य भी हैं जो स्रोत में दिए गए हैं। हाँ, जैसे कि वो भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है। बिल्कुल, जहां हमारा इंदिरा पॉइंट है। और एक और मजेदार बात, ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि से ज्यादा सुमात्रा के करीब है। अच्छा, सुमात्रा के ज्यादा करीब है। हाँ, और यहाँ शोम्पेन जनजाति भी निवास करती है। ओहो, शोम्पेन्स। तो ये सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। बहुत ज्यादा। तो भारत के जलडमरू मध्य से अब वैश्विक जलडमरू मध्य और अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति की ओर बढ़ते हैं। चलिए। प्रश्न संख्या 9। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम किस क्षेत्र से संबंधित है? विकल्प ए लाल सागर में हूती हमलों को रोकना, विकल्प बी सूडान में मानवीय हस्तक्षेप, विकल्प सी हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना, विकल्प डी दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता। पॉज टी 5 सेकंड्स। इसका सही उत्तर है विकल्प सी हॉर्मुज जलडमरू मंदिर को फिर से खोलना। हॉर्मुज जलडमरू मध्य। जी, ये अमेरिका का एक सैन्य और मानवीय मिशन है। अच्छा, तो ये मिशन क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि वहाँ ईरानी नाकेबंदी हो गई है। ईरानी नाकेबंदी? हाँ, और इसके खिलाफ ये मिशन है ताकि जो फंसे हुए जहाज हैं और जो वैश्विक तेल आपूर्ति है उसे सुरक्षित निकाला जा सके। मतलब ये सिर्फ नेविगेशन का मामला नहीं है, पूरी दुनिया के तेल का व्यापार दांव पर है। बिल्कुल, अगर ये जलडमरू मध्य बंद रहता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। तो नेविगेशन और व्यापार की इस वैश्विक स्वतंत्रता से जुड़ते हुए अब व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक अंतिम चर्चा करते हैं। जी, आखिरी सवाल। प्रश्न संख्या 10। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार को मोटे तौर पर शासित किया जाता है, जो व्यक्तित्व अधिकारों का एक मुख्य घटक है? विकल्प ए अनुच्छेद 14, विकल्प बी अनुच्छेद 19, विकल्प सी अनुच्छेद 21, विकल्प डी अनुच्छेद 32। पॉज 3 से 5 सेकंड। इसका सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। एकदम सही। लेकिन स्रोत के आधार पर मुझे इसमें एक बहुत गहरी बात जोड़नी है। बताइए। भारत में पर्सनालिटी राइट्स के लिए कोई अलग से कानून नहीं है। हाँ, मतलब किसी की आवाज या छवि के लिए। बिल्कुल, बल्कि इसे 2017 के पुट्टास्वामी मामले के तहत इसी अनुच्छेद 21 में देखा जाता है। पुट्टास्वामी जजमेंट ये बहुत ऐतिहासिक था। और अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद इसका व्यावसायिक उपयोग कैसे रुकेगा? उसके लिए प्रतीक अधिनियम 1950 है, यानी एम्ब्लम्स एक्ट, वो इसे रोकता है। ओहो, मतलब जिंदा रहते हुए भी और मृत्यु के बाद भी अधिकार सुरक्षित हैं। बिल्कुल। बहुत दिलचस्प। तो इसी के साथ हमारी आज की मास्टर क्लास पूर्ण हो गई है। पीडीएफ के अंतिम चित्र के अनुसार हमने सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सफलतापूर्वक रिवीजन कर लिया है। जी हाँ, लेकिन खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी विचार श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल, बताइए। आज के सेशन को देखने के बाद एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। एक तरफ तकनीक हमारी न्याय व्यवस्था और अंतरिक्ष क्षमता को सुलभ बना रही है, जैसे हमने सुसहाय और बेंगलुरु के केंद्र के बारे में बात की। और दूसरी तरफ यही तकनीक हमारे व्यक्तित्व अधिकारों और निजता यानी आर्टिकल 21 के लिए नई चुनौतियां भी ला रही है। तकनीक का ये दोहरा पहलू भविष्य को कैसे आकार देगा, ये वाकई सोचने वाली बात है। ये तकनीक वरदान भी है और एक चुनौती भी। उम्मीद है ये MCQ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।